दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। अंदर भारत का भूगोल कितने क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है और उसकी भौगोलिक व्यवस्था किस तरह है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। भारत का भूगोल हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर मिलता है, आपको बेसिक जानकारी पूछी जाती है। तो अपन आज भारत के भूगोल के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अपन हर क्लास के अंदर भारत के भूगोल की व्यवस्था देखते रहेंगे ताकि अपन का जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाए भारत का भूगोल। तो अपन शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत की भौगोलिक व्यवस्था उसी तरह है जैसे राजस्थान की। राजस्थान की भौतिक प्रदेश 5 भागों के अंदर बांटा गया है। उसी तरह भारत का भी भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक विशेषता 5 भागों के अंदर दिखाई गई है। जैसे सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जो ऊपर का पर्वतीय है जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल का है, वो पर्वत क्षेत्र है, वही कहलाता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसको अपन बाद में पहले विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन दूसरा लिखेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग। जो मैदानी भाग है उत्तर प्रदेश का, हम हरियाणा, इस भाग का बीच वाला भाग है उत्तराखंड, इसका मैदानी प्रदेश, उत्तर का मैदानी भाग, ये 2 नंबर पर आएगा। उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र अपने राजस्थान का है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, जो राजस्थान के अंदर पश्चिम के अंदर जो मरुस्थल फैला हुआ है उसको कहा जाता है पश्चिम का मरुस्थल क्षेत्र। पश्चिम का मरुस्थल क्षेत्र। चौथा है अपने जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भाग होता है। तो चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। उसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। और 5वां नंबर आता है तटीय, मैदानी और द्वीप समूह। जो तट के अंदर है, जो दक्षिण के अंदर जो है तटीय भूमि है, और जो द्वीप समूह है वो क्षेत्र। तो तटीय, मैदानी क्षेत्र वे द्वीप समूह। जो द्वीप समूह है वो प्रदेश, और तट के अंदर जो दक्षिण के अंदर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वो प्रदेश है तटीय क्षेत्र। उसका जो तट के अंदर है जैसे भारत का ये, तो ये तटीय क्षेत्र है, ये वाला तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह है। यहाँ पर छोटे छोटे जो द्वीप है उनके बारे में बात करेंगे। ये था भारत का अपने 5 भागों के अंदर बांटा गया क्षेत्र। भारत की विशेषता के आधार पर इसको 5 भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जो उत्तर का है पर्वत क्षेत्र वो किस तरह है बना हुआ है, हिमालय है वहां पर, वो हिमालय की क्या भाग है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके बारे के अंदर अपन सबसे पहले विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद अपन उत्तर का मैदानी क्षेत्र, और इसके बाद पश्चिम का मरुस्थल, वो प्रायद्वीपीय पठार और तटीय क्षेत्र है, द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो सबसे अपन शुरू करते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो सबसे पहले इसका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये कितने भागों के अंदर बांटा गया है? ये 3 भागों के अंदर है। कितने भागों के अंदर है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कितने भागों के अंदर है? 3 भागों के अंदर। सबसे पहले जो भाग है वो होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल का हिमालय। तो पहला भाग कौन सा है अपने? ट्रांस हिमालय। कहीं कहीं आपको इसको पार हिमालय भी दे रखा होता है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। दूसरा भाग होता है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल का मतलब यहाँ है जो पूर्व का क्षेत्र होता है वही है पूर्वांचल हिमालय। ये 3 भागों के अंदर बांटा गया है। फिर आता है ट्रांस हिमालय, तो ये भी 3 भागों के अंदर अपन इसको एकदम डीप के अंदर करेंगे, तो सब एग्जाम के अंदर ये काम आ सके। सबसे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट अपन पटवार के लिए दे रहे हैं, तो पटवार के अंदर ही है ये। और भी एग्जाम राजस्थान के उसके अंदर जो भूगोल का क्षेत्र है भारत का उसके बारे में अपन देखेंगे।
तो ट्रांस हिमालय ये भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है काराकोरम वाली वो। दूसरी है लद्दाख, और काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया। तीसरा है जास्पर, जो जास्पर पर्वत श्रृंखला है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है। ये 3 भागों के अंदर ट्रांस हिमालय दे रखा है। फिर अपना जाता है हिमालय के अंदर, ये भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ट्रांस हिमालय 3 कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये पर्वत श्रृंखला है। फिर आता है हिमालय, जो हिमालय है इसको कहते हैं मध्य हिमालय, उच्च हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। तो सबसे पहले महान हिमालय, इसको बड़ा लिख देता हूं मैं एक बार। महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। ये हिमालय के भाग है। इसको क्या कहा जाता है? मान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। ये एनी टाइम बर्फ के अंदर जमी होती है, यहाँ पर बर्फ, इसको इसके लिए कहा जाता है हिमाद्री। हिमाद्री कहा जाता है इसको, महान हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय, ये हिमाचल के अंदर, अधिकतर भाग इसका हिमाचल के अंदर है, तो इसको कहा जाता है हिमाचल। इसका दूसरा नाम क्या है? हिमाचल। और तीसरा है बाह्य हिमालय, जिसको हम कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक। ये इसके उपनाम है। महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है, और बाह्य हिमालय को शिवालिक की पहाड़ियां कहा जाती है। इस तरह इसका ये वर्णन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ में इसको आप नोट आउट कर लो। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को अपन 3 भागों के अंदर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय को अपन महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। महान हिमालय को अपन हिमाद्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बर्फ ही जमी होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है महान हिमाद्री। मध्य हिमालय ये अधिकांश क्षेत्र हिमाचल के अंदर आता है। और तीसरा है बाह्य हिमालय, जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वो बाह्य हिमालय के अंदर आती है। और ये पूर्वांचल का हिमालय। इस तरह इस पर्वतीय क्षेत्र को इस तरह भागों के अंदर बांट देंगे। हम इसको पूरा एक बार पढ़ेंगे इसका। तो सबसे पहले अपन करेंगे शुरू ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है, ये कहाँ पर है, इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी अपन इसको पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय का काराकोरम। ट्रांस हिमालय, हिमालय और ये प्रदेश हो गया। तो सबसे पहले अपन ट्रांस हिमालय के 3 भाग पढ़ेंगे, इसके बाद अपन हिमाचल पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पूर्वांचल हिमालय पढ़ेंगे। पूरा अपन हिमालय आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंदर ये कहां पर है, फिर इसके 3 भाग पढ़ेंगे, काराकोरम, जास्कर और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई लिख लो आप। ये ऊंचाई इसकी 4500 से 5500 तक इसकी ऊंचाई है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कहाँ है? 4500 से 5500 तक ट्रांस हिमालय की ऊंचाई है। इसके अंदर बर्फ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कई सियाचिन है, यहाँ पर कई बर्फ का क्षेत्र है, जैसे सियाचिन है, वो प्रदेश अपन देखेंगे। तो ये बर्फ का कहाँ जमा होता है, तो अपन बर्फ के सौभ मंडल के अंदर अपन जाएंगे। जैसे अपन सौभ मंडल देखते हैं, सौभ मंडल की ऊंचाई, तो सौभ मंडल के अंदर हर 165 मीटर की ऊंचाई पर, सौभ मंडल के अंदर अपन पढ़ेंगे, सौभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर सौभ मंडल के अपन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, तो हर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी तापमान की। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान कम होगा, कमी होगी। हर 165 मीटर अपन जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान है 1 डिग्री नीचे चल जाएगा। जैसे तापमान 20 है, तो जैसे 165 पर जाएंगे तो 1 डिग्री मतलब कमी 19, और 165 तो 18, इस तरह ये कम होता चला जाएगा।
ये अपन इसकी बात करते हैं 1000 मीटर पर। तो 1000 मीटर पर बात करें तो इसको निकालें, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे अपन तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। हर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी तापमान की। 1000 मीटर पर जैसे ही जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाएगी। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो अपन तापमान एक निश्चित समय बाद तापमान मतलब एनी टाइम वहाँ पर बर्फ जमा होता है और वही क्षेत्र अपन को क्या कहा जाता है, जैसे वो प्रदेश अपन जैसे सियाचिन हो गया, वाल्टोरी हो गया, साल्टोरी हो गया, हुंजा हो गया, ये प्रदेश है, ये इसके अंदर ये ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। तो सबसे पहले अपन इसका भाग पढ़ते हैं काराकोरम। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसकी बात करेंगे। अपने इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे काराकोरम की। तो पहला इसका भाग है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। इसको दूसरा नाम अगर कहीं मिल जाए आपको तो इसका नाम होता है कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला। इसका दूसरा नाम क्या है? कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला के से काराकोरम और के से कृष्ण याद करने का अच्छा तरीका है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला। इसके मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, आपको पॉइंट वाइज लिखना है इसको पर। फिर इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला को एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इसका दूसरा पॉइंट लिखो, एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। एशिया की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? काराकोरम हड्डी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सिंपल है। इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। केटू है जो वर्तमान में कहां पर है? पीओके के अंदर, पाक अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर केटू चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। इसको कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू अपने ऑप्शन में लिखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? ये भारत की तो है पहली और विश्व की है दूसरी। तो इसको लिखो, ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व के अंदर ये किस नंबर पर आती है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की पहली और विश्व की दूसरी। विश्व की पहली कौन सी है अपन आगे पढ़ेंगे, किस पर्वत श्रृंखला के अंदर वो भी पढ़ लेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की केटू पीओके के अंदर है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये अपने आई काराकोरम के अंदर। और इस काराकोरम के अंदर क्या है? इस काराकोरम के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब हिमनद कहा जाता है ग्लेशियर को। तो इसके अंदर बहुत सारे ग्लेशियर है। इस काराकोरम के अंदर ग्लेशियर कौन कौन से वो अपन देखते हैं। सबसे बड़ा है सियाचिन। कौन सा है? नाम सुना होगा आपने सियाचिन। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछ ले तो कौन सा है? सियाचिन। तो यहां लिखो, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछ ले तो कौन सा है? सियाचिन है। इसके अंदर एक ऑपरेशन चला था, इंपॉर्टेंट है, मेघदूत नाम का ऑपरेशन चला 1984। यहाँ पर एक ऑपरेशन चला था, कौन सा? आप लिख लो, ऑपरेशन कौन सा चला? मेघदूत। कब? 1984 को भारत सरकार चल रही ऑपरेशन चलाया था 1984 को। मेघदूत नाम का यहाँ ऑपरेशन चलाया था। इस सियाचिन को ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा विश्व स्थल कौन सा है? तो सियाचिन। सबसे ऊंचा विश्व के अंदर युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। इससे ऊंचा कोई भी युद्ध स्थल नहीं है। ये था अपने
सियाचिन। इसके बाद और कौन कौन से ग्लेशियर है, एक तो है साल्टोरी, इनकी कोई विशेषता नहीं है, बाल्टोरी, तीसरा है हुंजा, ये इसके ग्लेशियर है। कहां पर, काराकोरम के अंदर। काराकोरम के अंदर जो ग्लेशियर कौन कौन से है, तो सबसे पहला सियाचिन, दूसरा बाल्टोरी, साल्टोरी और हुंजा, ये जरूर आप लिख लेना। ये था अपना काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू बता दी, और इसके जो ग्लेशियर है वो भी मैंने बता दी। दूसरी अपने आते हैं लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर अपन पढ़ेंगे जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो लद्दाख सबसे पहले अपन वापस पढ़ते हैं लद्दाख। काराकोरम का मैंने आपको पूरा बता दिया, इसको कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की दूसरा भाग कौन सा उनका, लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रृंखला कौन सी, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। इस लद्दाख का लद्दाख नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ इसको कहा जाता है, उसका उपनाम है इसका लाख दरों का घर कहा जाता है। इसको लद्दाख को क्या कहा जाता है, लाख दरों का घर है। इसको कहा जाता है मिनी तिब्बत का पठार, यहाँ लिख लो इसको। दूसरा है ये, इसको मिनी तिब्बत का पठार कहा जाता है, मिनी तिब्बत का पठार। किसको कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है लाख दरों का घर, और इसको कहा जाता है, इसको मिनी तिब्बत का पठार कहा जाता है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राकापोसी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको, तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी, राकापोसी। लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, राकापोसी, और इसकी ऊंचाई क्या है, 7788, 7788 मीटर, 7788 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी लद्दाख पर्वत श्रृंखला की जाता है। राकापोसी है, इसको ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी है। ये लद्दाख है, अपन इसको आम भाषा के अंदर बोलते हैं लेह लद्दाख, लेह लद्दाख है। तो लेह शहर है वो यहीं पर है, लद्दाख के अंदर ही है। लेह शहर है जो सिंधु नदी के तट पर है। कहां पर है, सिंधु नदी के तट पर। लेह शहर इस लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर ही है। तो लेह शहर है, लेह, ये सिंधु नदी के तट पर है। कहां पर है, सिंधु नदी के तट पर, जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर है। लेह और लद्दाख अपन बोलते हैं। तो लेह कहां पर है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर ही है। और भारत के अंदर सबसे कम वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है, लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है, तो लेह। तो लिखो यहाँ पर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से की भी कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है भारत के अंदर। आप सोचोगे राजस्थान का मरुस्थल है, जो पश्चिमी क्षेत्र है मरुस्थल जैसलमेर वाला, वहां पर नहीं है, वहां पर बारिश होती है। लेकिन लेह के अंदर बिल्कुल भी सिर्फ 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो ये भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, लेह शहर है। तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर है। याद रखना, लेह शहर कहाँ पर है, लद्दाख। और ये किस नदी पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है लेह। और भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये अपने होगी लद्दाख की। इसके बाद अपन तीसरी पर्वत श्रृंखला है जास्कर, तीसरी अपन पढ़ेंगे जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये जास्कर पर्वत श्रृंखला है। इसके अंदर भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आप बोलोगे जम्मू कश्मीर, नहीं है। भारत का सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर का एक भाग है द्रास। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर का कौन सा, द्रास। जम्मू कश्मीर का एक द्रास क्षेत्र है,
वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ पर पारा होता है -29 डिग्री, पारा होता है -29 डिग्री। द्रास क्षेत्र है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर है। भारत का सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर द्रास जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर, जास्कर पर्वत श्रृंखला में है। ये जास्कर के पहला पॉइंट। इसके बाद के अंदर इस जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर एक शेषनाग नाम की झील है, शेषनाग नाम की झील है, जो कहां पर है इस जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर। तो यहां लिखो आप शेषनाग झील, शेषनाग झील जो जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर है। और उसी शेषनाग झील से अपने झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी, शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी के तट पर ही श्रीनगर से जम्मू कश्मीर का स्थित है। श्रीनगर शहर कहाँ है? झेलम नदी के तट पर। जो शेषनाग झील है वो किस पर्वत श्रृंखला के अंदर है? जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर है। और इसी से झेलम नदी का उद्गम होता है। और झेलम नदी से वुल्लुर झील है जो जम्मू कश्मीर की, वो उसका निर्माण होता है। तो एक और पॉइंट लिखो यहाँ पर, झेलम नदी से वुल्लुर झील बनाती है। वुल्लुर झील, झेलम नदी वुल्लुर झील बनाती है। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लुर। ये वुल्लुर झील है किस नदी से बनती है? झेलम नदी से बनती है। और झेलम नदी शेषनाग झील से बनती है। समझ में आ गया होगा आपको। शेषनाग झील से झेलम नदी बनती है और झेलम नदी से वापस वुल्लुर झील बनती है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो वुल्लुर झील के अंदर लिखो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक पॉइंट और लिखो, श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। सिंपल सा पॉइंट है। तो ये था अपना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अपन 3 भाग पढ़ लिए थे, काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। ये तीनों श्रृंखला अपने पढ़ ली थी। इसके बाद अपन देखेंगे हिमालय। हिमालय के अपने 3 भाग बताए थे, मान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। मान हिमालय को क्या? हिमाद्री। मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमाचल। और बाह्य हिमालय देखो अपन कहते हैं शिवालिक। अब इस अगले वीडियो के अंदर इस हिमालय के भाग पढ़ेंगे। अंदर हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय क्या है? सबसे ऊंची तो है, लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आती है। तो सबसे लंबी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिणी अमेरिका की, वो सबसे लंबी है। तो हिमालय का लंबाई के स्थान पर तो आता है तीसरा स्थान और ऊंचाई के स्थान पर आता है पहला स्थान। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इस हिमालय के तीनों भाग है और इसके अंदर कौन कौन से हिमनद स्थित है। जैसे गंगोत्री, अभी बद्रीनाथ सर्दी के अंदर है, तो अभी लेटेस्ट है ये बद्रीनाथ। ये क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं आपको। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ ये कहाँ पर है? तो ये महान हिमालय के अंदर ही है। जैसे यमुनोत्री है, ये किस नदी से बना हुआ है? और हिमालय की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? तो नागा पर्वत है पीओ के अंदर, नामचा बरवा तक। कहाँ तक है? नागा पर्वत से नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामचा बरवा, ये लंबी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके बारे के अंदर हिमालय के अंदर बारे के अंदर चर्चा करेंगे। और फिर अपना ये पर्वत श्रृंखला ये पूरी हुई, इसके बाद अपन उत्तर का मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो अपन ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर जाके अपन आप कमेंट्स करिए। और जो भी आपको क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप उसका आंसर क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करा सकूं। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।